मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बांटना चाहता हूं। जब मैं मुंबई आया था तो मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे एक एक्टर ही बनना है और मैं निरंतर उस राह पर चलता रहा। मेरे इस सफर के दौरान मैंने यह भी देखा कि कई लोग संघर्ष से घबराकर कोई दूसरा कार्य करने लगे। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि संघर्ष रुकावट तो देता है, लेकिन अगर आप निरंतर एक राह पर चलते रहे तो अंततः आपको सफलता तो मिलती ही है और साथ में सुकून भी मिलता है। एक अमेरिकन फिलॉसफर डैनियल पेन का कहना है कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार होगी आपकी जीत। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के मेहमान किसान के साथ। आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा। अरे काशीनाथ, आजा, जेवण करा, आजा। काशीनाथ बेटा, आजा जल्दी। बाबा, हम खेती क्यों करते हैं? हमें खेती से क्या फायदा होता है? बेटा, बात फायदे और नुकसान का नहीं है। खेती हमारा काम है। हम किसी के यहाँ नौकरी मजदूरी नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। ये खेत हमारा है, काम अपना है और हम अपने इस काम के मालिक हैं। हमें अपना काम करने से संतोष मिलता है। रोटी खाओ, फिर अपना काम करते हैं। बेटा, हम किसी के यहाँ नौकरी मजदूरी नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। काम अपना है और हम अपने इस काम के मालिक हैं। काशी, काशी, क्या हुआ बेटा? तुम इसमें क्या सोच रहे हो?
समझ नहीं आई। चलो अब काम के लिए चलता हूँ। बेटा 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 हम किसी के यहाँ नौकरी मजदूरी नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। काम अपना है और हम अपने इस काम के मालिक। कौन है ये शख्स और क्या चीज इन्हें परेशान कर रही है? आइए विस्तार से जानने के लिए थोड़ा पहले की तरफ चलते हैं। ये है काशीनाथ कोविद। काशीनाथ कोविद का जन्म महाराष्ट्र के पालघर जिले के जवाहर गांव में हुआ। इनके माता पिता दोनों किसान थे और काफी गरीब किसान थे। वो इतने गरीब थे कि ठीक से उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था और इस वजह से उनके माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहे थे। काशीनाथ बचपन से ही खेत में अपने माता पिता की मदद करते थे, तो साथ ही मवेशियों को चराने का काम भी करते थे। गाय चराने से लेकर वो गाय की पूरी देखभाल किया करते थे। इसी तरह अभाव में जिंदगी कट रही थी। कि तभी एक बड़े आघात के रूप में काशीनाथ के पिता येसु कोविद को हार्ट अटैक आया। और जब काशीनाथ की उम्र 12-13 वर्ष की थी, उसी समय उनके पिता चल बसे। पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ जया के कंधे पर आ गई और माँ इन हालात को देखकर रो पड़ती थी। तभी नन्हे काशी
माँ को भरोसा दिलाते थे। भाई रो मत, मैं है ना, मैं सब ठीक कर देगा। उस उम्र में जब बच्चे पढ़ते लिखते खेलते कूदते हैं, उस उम्र में काशीनाथ ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उन्हें जो काम मिला उन्होंने किया। वो दूसरों के खेत में मजदूरी करने लगे, जिससे उन्हें दिन के 5 रुपए मिलते थे, लेकिन वो परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थे। तब वो कुछ दूसरा मजदूरी का काम करने लगे और फिर ज्यादा कमाई की मंशा से वो नदी से रेत निकालने का खतरनाक काम करने लगे। समय गुजरने लगा। इस दौरान उनकी शादी भी हो चुकी थी। वो परिवार की जिम्मेदारी अच्छी तरह उठा रहे थे, लेकिन कुछ बात थी जो उन्हें अंदर से परेशान कर रही थी। परिवार की जिम्मेदारी के लिए वो नदी से रेत निकालने के काम को करते थे, लेकिन अब भी उनके पास उनके पिता का खेत था और जब भी वो उस खेत को देखते उनके अंदर से एक आवाज निकलती थी और अंततः उन्होंने निर्णय कर लिया। बेटा 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 हम किसी के यहाँ नौकरी मजदूरी नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। काम अपना है और हम अपने इस काम के मालिक 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 मालिक। भाई लक्ष्मी, मैंने फैसला कर लिया है
अब मैं आगे खेती करूंगा। खेती? हाँ आई, खेती भी तो अपना काम है ना। और पहले आप और बाबा भी तो खेती करते थे। दादा, बाइब के लोग आए हैं। गांव में जिनका जिनका खेत है उनको बुलाया है। हमारा भी खेत है इसलिए तुमको बुलाया है। ऐसा लगता है बाबा का आशीर्वाद आ गया। इसके बाद काशीनाथ और गांव के कुछ दूसरे किसान BAIF के लोगों से मिलते हैं। BAIF के लोग गांव के किसानों को उनकी खेती में मदद करना चाहते हैं और वो इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं और ये ट्रेनिंग का समय थोड़ा लंबा है और BAIF के लोग किसानों को गुजरात ले जाकर इसकी एक झलक दिखलाना चाहते हैं, लेकिन BAIF के प्रस्ताव पर गांव के कोई भी किसान तैयार नहीं होते। लेकिन काशीनाथ को तो जैसे इसी दिन का इंतजार था और वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। काशीनाथ का उत्साह देखकर BAIF के लोग खुश होते हैं और यहाँ से काशीनाथ की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। सबसे पहले BAIF के लोग काशीनाथ को ट्रेनिंग देते हैं और काशीनाथ को एक नर्सरी खोलने के लिए तैयार करने लगते हैं। काशीनाथ BAIF की मदद से पौधे तैयार करने का काम सीखने लगते हैं और उन पौधों को काशीनाथ BAIF के लिए दूसरे लोगों को बेचते हैं। BAIF के लोग काशीनाथ को इसके लिए भी प्रशिक्षित करने लगते हैं कि पौधे बेचने के लिए काशीनाथ को कैसे बात करनी है, कैसे प्रस्ताव रखना है और कैसे डील करते हुए इसकी गुणवत्ता बतानी है। इस प्रशिक्षण से काशीनाथ के व्यक्तित्व में निखार आने लगता है। साथ ही साथ पौधे बेचने पर उन्हें BAIF की तरफ से हर पौधे पर पैसे मिलने लगते हैं, जिससे उन्हें आमदनी होने लगती है। और साथ ही काशीनाथ BAIF के लोगों से 70 पौधे लेकर अपनी खुद की नर्सरी शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर साल वो पौधे की संख्या बढ़ाते जाते हैं। इस तरह 5 वर्ष की धैर्यपूर्वक अथक मेहनत करके काशीनाथ अपनी नर्सरी को सफलता के मुकाम पर पहुंचाते हैं। 70 पौधों से शुरू हुआ उनका सफर आज उनके नर्सरी में करीब 1.5 लाख से ज्यादा पौधे हैं, जिसमें आम, चीकू, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, नारियल जैसे फल उगाए जाते हैं। तो वहीं मोगरा फूल और कटहल और कई तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। तो वहीं काजू का भी उत्पादन होता है। इतनी सारी चीजों की पैदावार काशीनाथ की नर्सरी में होती है और आज वो एक काफी सफल किसान है।
काशीनाथ ने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो पढ़ाई की महत्वता को समझते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा दिलाई है। काशीनाथ स्वयं पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कृषि के उनके अनुभव की वजह से कई कॉलेज और सभाओं में उन्हें व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है। काशीनाथ की सफलता को देखते हुए उन्हें कई तरह के पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। काशीनाथ और उनके 2 भाइयों का परिवार मिलकर सभी एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं और सभी कृषि कार्य करते हैं। काशीनाथ आज एक सफल किसान होने के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति हैं और परिवार के साथ साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काशीनाथ की सफलता और उनके गौरवपूर्ण जीवन को हमारा नमन। शानदार। काशीनाथ गोविंद जी की जीवन यात्रा को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। हम उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन दिनों आपकी मां इन सब परिस्थितियों को देखकर रो दिया करती थी, तो आप उन्हें कैसे समझाते थे? माँ तो बहुत रोया करती थी। अगर हम खेती करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चढ़ाव उतार होता ही रहता है। वो सोचती थी बेटा बहुत छोटा है, वो हम 3 लोग हैं, आपको बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं, निराश होने से कुछ नहीं होगा। फिर माँ के साथ साथ हम तीनों मिलकर खेती बाड़ी के काम करने लगे। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। ब्रेक में जाने से पहले हमने काशीनाथ गोविंद जी की जीवन यात्रा देखी, तो अब समय आ गया है उनसे मिलने का। तो चलिए तकनीक के सहारे जुड़ते हैं जवार महाराष्ट्र के काशीनाथ गोविंद जी से। काशीनाथ जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। काशीनाथ जी, खेती करके इतनी सफलता प्राप्त करना, क्या आपने सोचा था ये कभी हो पाएगा? मैंने नहीं सोचा था मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी। आज हम काफी आगे निकल गए हैं। हमने एक झोपड़ी में रहकर सपने देखे कि हमें बहुत कुछ करना है और हमने इसके लिए खूब मेहनत की और कड़ी मेहनत की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप बचपन में अपने पिताजी की खेती में मदद किया करते थे, तो किस प्रकार से आप उनकी मदद किया करते थे? मैं मदद खेतों में पिताजी के साथ हल चलाया करता था। नाचनी और चावल की फसल बोने में उनकी थोड़ी बहुत मदद किया करता था। इस तरह छोटे मोटे काम बचपन में मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाता था। जो पिताजी करते थे या माँ करती थी, उनके काम में थोड़ा सा हाथ बटाकर बस उनकी मदद किया करता था। जब आप पिताजी की खेती में मदद करते थे, तो क्या उस समय आपको कभी ऐसा लगा था कि आप खेती में ही आगे बढ़ेंगे, यहीं अपना करियर बनाएंगे? वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, उस तरह से कहीं देखकर दूसरे किसान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उन्हें देखकर मैंने सोचा कि मुझे पिताजी की उसी तरह से मदद करनी होगी। वैसे तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए खेती के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही सीखते सीखते बस करने लग गया। काशीनाथ जी, आप स्कूल भी नहीं जा सके, आपकी शुरुआत की शिक्षा भी नहीं हो पाई, तो क्या आपको इस बात का अफसोस है? मुझे उसका अफसोस होता है, लेकिन अब अफसोस करने का क्या फायदा। लेकिन शुरू में नौकरी करके जितने पैसे मिलते उतने मुझे नहीं मिलते थे। तब मैंने सोचा मेरी उम्र के लड़कों ने पढ़ाई की और उनकी नौकरी लग गई। फिर मैंने भी ठान लिया कि
उन्हीं की तरह मैं भी खूब पैसे कमाऊंगा। एक दिन मैं भी पैसे वाला बनूंगा, ऐसा मैंने फैसला कर लिया। और उसी की वजह से आज मेरी मेहनत को सफलता प्राप्त हुई है। और बस उसी की वजह से मैंने थोड़ा बहुत कुछ कमाया है। आपने बचपन में बहुत गरीबी देखी। गरीबी इतनी थी कि आपको कई बार मक्का खाकर रात गुजारनी पड़ती थी। तो ये क्या किस्सा है, ये जरा हमें बताइए। मक्का खा के किसी तरह पेट भर लेता था। पालक खाता था, मक्का खाता था, उड़द के पत्ते, ऐसे ही बहुत से पौधों के पत्ते खाकर दिन बिताए। उस समय का दौर कुछ ऐसा था कि खेतों में फसल कम होती थी। मेरा मतलब जमीन बहुत थी, लेकिन फसल कम हुआ करती थी। खाने के लिए अनाज बहुत कम, यानी कुछ ना के बराबर। उस वक्त पिताजी और माँ के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। उस वक्त मक्के की फसल बहुत होती थी, इसलिए जब भी मैं जानवरों को चारा खिलाकर वापस आता तब माँ कहती थी कि बेटा रोटी नहीं है, हमारे पास मक्का बहुत है, जा वो मक्का खा ले। भूख लगी तो मक्का खा लिया करो, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं होता। इस तरह से हमने मक्का खाकर दिन बिताए। आपके पिताजी की मृत्यु के बाद बड़े भाई होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी आप पर आ गई। तो उस समय आपकी क्या मनोदशा थी? अब जब जिम्मेदारी सर पर आ गई तो जैसे तैसे हमने उसे पूरा किया। हम तीनों भाइयों ने किसी तरह दिन बिताकर घर चलाया, क्योंकि मेरी माँ के साथ कोई नहीं था। मैं ही उनका सबसे बड़ा बेटा था। बड़ा होने की वजह से माँ मुझे जो भी कहती थी, जैसे जैसे कहते उसी तरह से मैं खेती किया करता था। मेरी माँ जो काम कहती, जो शब्द बोलती माँ मुझे, मैंने अपनी माँ से कभी इनकार नहीं किया। और माँ जैसे जैसे खेती करने के लिए कहती, मैं उसी तरह खेती करना सीख गया। उन दिनों आपकी माँ इन सब परिस्थितियों को देखकर रो दिया करती थी, तो आप उन्हें कैसे समझाते थे? माँ तो बहुत रोया करती थी। अगर हम खेती करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत चढ़ाव उतार होता ही रहता है। वो सोचती थी बेटा बहुत छोटा है, वो कैसे खेती बाड़ी संभाल पाएगा। तब मैंने माँ को खूब समझाया, माँ पिताजी नहीं रहे तो क्या हुआ, आज पिताजी चले गए तो वापस नहीं आ सकते। पीछे हम 3 लोग हैं, आपको बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। निराश होने से कुछ नहीं होगा। फिर माँ के साथ साथ हम तीनों मिलकर खेती बाड़ी के काम करने लगे और इस तरह से हम आगे बढ़ने लगे। जैसे पिताजी किया करते, माँ किया करती थी, बिल्कुल उसी तरह से हम भी खेती करते गए। ऐसे ही खेती करते करते हम आगे आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद हम कभी नहीं रुके। पिताजी के ना होने की वजह से माँ थोड़ी बहुत उदास हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। फिर भी माँ को हम समझा बुझाकर जैसे वो खेती किया करते उसी तरह से हमने खेती को आगे बढ़ाया। आपकी शादी भी कम उम्र में हो गई थी और उस समय भी आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसमें आपकी पत्नी ने आपका किस तरह से साथ निभाया? मेरी शादी कम उम्र में होने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने मेरे हर एक काम में मेरा साथ दिया। मैं उससे जैसा कहता वैसा वो करती। जैसे मैं उसे पहले ही बता दिया करता था कि हमें सुबह 4 या 5 बजे उठना है, तो वो उठ जाया करती, घर का पूरा खाना बनाया करती। मैं भी सुबह 5 बजे उठकर हल चलाने वाले बैलों को चारा खिलाने के लिए ले जाया करता। मेरी पत्नी घर के सभी काम निपटाकर खेतों में वक्त पर मेरे लिए खाना लाया करती, भाजी रोटी। और जैसे जैसे मैं उसे बताता कि आज हमें नाचनी बोनी है या चावल बोने हैं, उसने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैं उससे जो करने के लिए कहता वो सब कुछ उसने किया। मैंने जैसा जैसा कहा हर काम में मेरा उसने साथ दिया। और आज जो हमारे अच्छे दिन आए हैं वो मेरी पत्नी और मेरी माँ के साथ की वजह से हैं। मेरे पिताजी जैसी खेती छोड़कर गए थे उसी को हमने आगे बढ़ाया है।
आपने अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए क्या क्या काम किया, किस तरह के काम किए? पहले हम जब खेती करते थे तब खेती में इतना पैसा नहीं मिलता था। तब मेरे गांव के कुछ लोग फसल काटने के लिए जाते थे, चावल की फसल। तब मैं धान काटने के लिए खार साइड, भिवंडी साइड, पाड़ा साइड, यहाँ सबके साथ काम करने के लिए जाया करता था और पैसे कमा कर लाता था। और उस वक्त मेरे भाई काफी छोटे थे, स्कूल जाया करते थे, मैं उन्हें भी पैसे देता था। कभी कभार रेत निकालने के लिए बंदरगाह पर भी जाता। भिवंडी में केवनी दीवा नाम का एक गांव है, वहां रेत निकालने के लिए जाया करता था। वहां जाने के बाद उन नाव में बूढ़ हुआ करते थे। वो टोकरियां कभी कभी पानी में गिर जाती थी तो मैं वो निकाल कर लाता, उन्हें रस्सी से बांध कर रखता और पैसों के लिए हमाली भी करता था। हमाली करना यानी मैं गाड़ी में रेत भरा करता था, फिर खड़ी पत्थर भरता था, कभी कभी मिट्टी भरता था। इस तरह के काम मैं सेठ लोगों के पास किया करता था और इन पैसों का इस्तेमाल मैं खेती करने के लिए और घर का खर्चा चलाने के लिए करता था। तो फिर काशीनाथ जी, आपको खेती करने का विचार कैसे आया? खेती बाड़ी करने की वजह है, जब मैंने पढ़ाई की ही नहीं तो खेती के अलावा और क्या करता। खेती कैसे करनी है, उसे प्रगति पथ पर कैसे ले जाना है, उसे आगे कैसे बढ़ाना है, ये सारी जानकारी लेकर हूबहू वैसी खेती करना मैंने सीख लिया है। तब से जहाँ सिर्फ 4 या 5 बोरी अनाज हुआ करता था, मैंने जानकारी हासिल करके 40 से 50 हजार बोरी अनाज उगाना शुरू किया और बहुत अच्छे से नाचनी और चावल उगाने लगा। ज्यादा ज्ञान हासिल करके 20-25 बोरी नाचनी और चावल की बाहर बेचने लगा। 1997 में BIF ने जौहर में एक कैंप लगाया, तो उसमें आपने क्या क्या सीखा, आप कैसे जुड़े उससे और कैसे आपने उससे लाभ उठाया? हम वहाँ शुरुआत में नहीं गए थे। BIF के साहब हमारे इस वनवास गांव में आए थे। उन्होंने हमें बताया कि दादा, हमें आपके इस वनवासी गांव में बाड़ी कार्यक्रम चलाना है और हमें फलों की फसल उगानी है, आप ये करोगे क्या? हमने उन्हें जवाब दिया, हमारे गांव में गर्मी के दिनों में सभी अपने अपने जानवर चराने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसलिए उसकी फसल नामुमकिन है। फिर उन्होंने कहा, हमारी इसी क्षेत्र में हमने ट्रिप अरेंज की, तो आप लोग आओगे क्या? हमने हुंकार दिया, हमने कहा हम आ जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ियां निकाली और उन्होंने जीप गाड़ी निकाली और हमारे गांव के 30 से 32 लोगों को अपने साथ लेकर गए। उन्होंने जीप से 3 चक्कर लगाए। वहां BIF ने पहले से ही काफी पेड़ लगाए हुए थे। वहां ले जाकर उन्होंने हमें दिखाया कि BIF की सहायता से उन्होंने कितनी खूबसूरती से बाड़ी बनाई थी। उन्होंने हमें सिखाया काजू के कलम कैसे करते हैं, आम की कलम कैसे करते हैं, ऐसा सब कुछ उन्होंने हमें सिखाया। उन्होंने बहुत अच्छी बाड़ी बनाई थी। उन्होंने हमें उनकी सभी बाड़ियां दिखाई और वहां पर फिर से उन्होंने मीटिंग बुलाई। उन्होंने हमसे कहा कि हमने आपको पूरी बाड़ी दिखाई, हमारे ही लोगों ने वहाँ कितने अच्छे पेड़ लगाए, आप भी वैसे ही पेड़ लगाओगे क्या? मीटिंग में इस प्रकार की खेती करने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। सबके साथ मीटिंग की पर कोई तैयार नहीं हुआ, मगर मैं, काशीनाथ काविद, एक मोहन किरकिरा और एक धाकड़ गंगा किरकिरा, इन लोगों ने ही हाँ कहा और इस तरह से हमने बाड़ी कार्यक्रम वनवासी गांव में चलाया। काशीनाथ जी ने भीषण गरीबी देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो निरंतर अपनी राह पर चलते रहे। काशीनाथ जी से और भी बातें करेंगे, उनके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। काशीनाथ जी, जब कोई पौधे खरीदने आता है और आपसे पूछता है कि सेठ कहाँ है,
तो आपका जो जवाब है वो बहुत प्रेरणादायक होता है। उस वक्त मैंने आम के पेड़ लगाए। उनके सिखाने के बाद मैंने आम कलम किए। मोगरे के 128 पेड़ लगाए। उन्होंने उसे भी कलम करना सिखाया। उन्होंने मुझे 128 से भी ज्यादा पेड़ बढ़ाने के लिए कहा और फिर मैंने 500 पेड़ काटकर 1000 पेड़ लगाए। तब से मैं आगे आगे बढ़ता गया। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के काशीनाथ गोविंद जी। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने अटल इरादे और कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की। आइए उनके साथ बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। काशीनाथ जी, BAIF के मार्गदर्शन में आपने जब नर्सरी की शुरुआत की तो आपने उसमें कितने पौधे लगाए? उस वक्त मैंने आम के पेड़ लगाए। उनके सिखाने के बाद मैंने आम कलम किए। मोगरे के 128 पेड़ लगाए। उन्होंने उसे भी कलम करना सिखाया और उन्होंने मुझे 128 से भी ज्यादा पेड़ बढ़ाने के लिए कहा और फिर मैंने 500 पेड़ काटकर 1000 पेड़ लगाए। तब से मैं आगे बढ़ता चला गया, ज्यादा पेड़ उगाते गया। आज मैं काफी कलम बनाता हूँ। अगर पेड़ ही नहीं होते तो मैं कलम कहाँ से बनाता, लेकिन उसके बीज हमारे पास हैं। BIF ने जिस तरह से मुझे सिखाया मैं उस तरह से खेती करना सीखा हूँ और आज मैं सालाना 10 से 20 लाख रुपए कमाता हूँ। किसकी वजह से? BIF की वजह से। उन्होंने हमें बताया, इसलिए हम काम करने में कहीं चूक रहे थे, लेकिन आज BIF के कहने पर हमने अच्छी तालीम ली और आज नौकरी करने वाला जिस तरह पैसे कमाता है वो 50,000 कमाता होगा, तो आज मैं सबकी सहायता से तकरीबन 20 लाख के आसपास कमा लेता हूँ। एक साल में कमा लेता हूँ। नर्सरी में पौधे उगाने के बाद आप उन्हें कहाँ और कैसे बेचते थे? दरअसल संस्था की तरफ से लोग आते थे। धीरे धीरे बहुत से लोगों को पता चला। हमारी बाड़ी एक ट्रेनिंग सेंटर होने की वजह से बाहर के लोग भी यहाँ आकर्षित होते थे। उसकी वजह से सभी लोगों को पता चला कि यहाँ कलम बनाए जाते हैं, अच्छी नस्ल के कलम बनाए जाते हैं और यहाँ हमारे खुद के पेड़ पौधे हैं। किसान के साथ कोई धोखेबाजी नहीं होती। हम अच्छे पेड़ों के ही कलम बनाते हैं और उसे बेचते हैं। मुझे BIF का अच्छा योगदान मिला। पूरे महाराष्ट्र में मेरा नाम मशहूर हुआ और अब तक जितने कलम किए वो मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं को देता हूँ, कुछ सरकार को देता हूँ, कुछ नर्सरी वाले लेकर चले जाते हैं। BIF जितनी मात्रा में कलम लेकर नहीं जाते उससे अधिक मात्रा में संस्था वाले और सरकार वाले लेकर जाते हैं और मेरी कलम आसानी से बिक जाती हैं और वो भी अच्छे दामों पर सब लोग लेकर जाते हैं, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। सुना है कि BAIF के अधिकारियों ने नर्सरी बनाने में आपकी सहायता की, साथ साथ उन्होंने आपके व्यक्तित्व को संवारने में भी आपकी मदद की। तो किस किस तरह से उन्होंने आपकी मदद की? BIF ने मेरी बहुत सहायता की। उन्हें हम भगवान मानते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था और उन्होंने हमें सफलता प्राप्त करा के दी। जहां कहीं भी किसान पीछे हटता, BIF ने आगे आकर उसकी मदद की। BIF ने हमारी हर कदम पर इतनी मदद की कि हम उसका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते, उसका कर्जा कभी नहीं चुका सकते। उन्होंने हमें सरकारी मदद लेना सिखाया और हमें उसके बारे में जानकारी दी। उसकी वजह से, उनकी संस्था की वजह से हमने पैसे कमाना सीखा। आज आप अपनी नर्सरी में कौन कौन से पौधे उगाते हैं? आज हम अधिक मात्रा में मोगरे के, आम के, काजू के, पपीते के, कुछ चीकू के भी पेड़ उगाते हैं। नारियल है, नींबू है, जामुन है, पेरू है, कई प्रकार के पेड़ पौधे मेरी नर्सरी में होते हैं। काशीनाथ जी, जब कोई पौधे खरीदने आता है और आपसे पूछता है कि सेठ कहाँ है, तो आपका जो जवाब है वो बहुत प्रेरणादायक होता है। तो क्या है वो जवाब? दरअसल बाड़ी में से जो आदमी आया था तो वो यहाँ मोगरा ले जाने के लिए आया था, उसके साथ साथ बाड़ी देखने के लिए आया था।
उसे पता चला होगा वनवास गांव का ये किसान मशहूर हो गया है। तो वो जब आया था तब हम दोनों भाई अपने शर्ट उतारकर मोगरे में खाद दे रहे थे। उसने सीधे आकर मुझसे पूछा, यहाँ के सेठ कहाँ गए? मैंने कहा, देखो वहाँ कहीं सेठ होंगे। उसने पूरे बगीचे में मुझे ढूंढा और कहने लगा, सेठ हमें मिले नहीं। वो सेठ हमें कहाँ मिलेंगे? अरे हम ही यहाँ के सेठ हैं। तुम्हें कोई सूट बूट वाला सेठ चाहिए जो अपनी जमीन में मेहनत करता है, मेहनत करके खेती करता है, वही सेठ होता है। सूट बूट वाले सेठ नहीं होते, अपने बलबूते पर जीने वाला सेठ होता है। जो मेहनत करके खेती करता है वही सच्चा सेठ होता है। आज आपको बहुत सारी जगह बुलाया जाता है, शिविर में, कॉलेजेस में, मार्गदर्शन देने के लिए, लेक्चर देने के लिए। तब आपको कैसा लगता है? आज मैं सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि मैंने पैसों के पेड़ लगाए हैं। आज मैं अपने पैरों पर जो डटकर खड़ा हूं वो सिर्फ और सिर्फ किसानी की वजह से हूं। और मैंने बहुत अच्छे से खेती की है, आधुनिक खेती करके मैंने आज बहुत कुछ कमाया है। आज जो भी मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए आता हूं, अगर आज मैं कुछ भी नहीं करता तो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने नहीं आ पाता। मैंने उतनी मेहनत की है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। मैं अच्छी खेती करता हूं, इसलिए मुझे 2 पैसे मिलने शुरू हुए। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग भी खेती कीजिए और आप भी अच्छी खासी कमाई कीजिए। अच्छी तरह से खेती करके मेरी तरह आगे बढ़िए। सुना है कि आपके फार्म में बहुत सारे अभिनेता और नेता भी आए, तो कौन कौन आए हैं आपके फार्म पे? अच्छी तरह से खेती डेवलप करने की वजह से नारायण राणे आकर गए, सुप्रिया सुले आकर गई, विजय कुमार दावित आकर गए। ऐसे कई बड़े बड़े लोग मुझसे मिलकर गए और अतुल कुलकर्णी आकर गए। बहुत से नेता लोग भी आकर गए। आज मैंने अपनी बाड़ी को इतना अच्छा बनाया कि बाहर बाहर से लोग यहाँ आकर्षित होकर आते हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता तो शायद ये लोग मेरे पास नहीं आते। आज हम ऐसा कुछ असाधारण काम करते हैं तो लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। कभी कभी तो यहाँ लोगों की लाइन लग जाती है। मेरी बाड़ी एक ट्रेनिंग सेंटर होने की वजह से लोग इसमें ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। आज मैं तो ट्रेनिंग देता ही हूँ, मेरे साथ मेरा भाई रामू गावित भी किसानों को ट्रेनिंग देता है। इस तरह से कई लोगों को हम मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ से अच्छा मार्गदर्शन लेकर वो भी अच्छी खेती करना सीख गए हैं। बहुत लोग यहाँ से सीख कर गए हैं, बहुत सारे लोग। आप अपने शरीर को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं और बहुत कुछ करते रहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आप क्या क्या करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैं अपने काम में रुकावट आने नहीं देता। मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ। चाहे कितनी भी बड़ी जमीन हो, मैं उसमें अपनी जान लगा देता हूँ। चाहे जितना भी काम कर लूँ, लेकिन मैं अपने व्यायाम करने की आदत नहीं बदलता। मैं हर रोज व्यायाम करता हूँ। आप अपने सफर में किन किन लोगों का योगदान महत्वपूर्ण मानते हैं? सभी लोगों का, रिश्तेदारों का, बच्चों का, सभी का बहुत योगदान है। हम तीनों भाई हैं। मेरे 3 बच्चे, भाइयों के बच्चे, हमारी बहुएं, इन सभी ने इसमें हाथ बटाया है। आज हम जो कुछ भी हैं उसमें सभी घर वालों का सहभाग है और सभी की सहायता की वजह से ही आज हम इतनी अच्छी खेती कर पा रहे हैं। काशीनाथ जी ने महज 70 पौधों से अपनी शुरुआत की थी और आज इनके नर्सरी में 1.5 लाख से भी ज्यादा पौधे हैं। बातचीत का सिलसिला इनके साथ जारी रहेगा। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, काम पे लोगों का संभाल के खेती में काम करके देता थे। बड़े पिताजी जब वो काम खेती में काम करते, वो जो कलम करते, ड्राफ्टिंग करते मैंगो का, काजू का, उनका वो देखकर इतर जो गांव के बाकी के लोग हैं वो भी इंस्पायर होके वो भी काम करने लगे। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के काशीनाथ गोवित जी। इनकी जीवन यात्रा तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि इनके अपने, इनके परिवार वाले इनके बारे में क्या कहते हैं। हमारे जो पिताजी है वो पढ़े लिखे नहीं है,
फिर भी उनकी पहुंच इतनी बड़ी पूछेगा, मतलब वनवासी गांव का नाम, जागृति फार्म नर्सरी, तो सब बता देंगे कि कहाँ पे है। किसानों को ऐसा मतलब सिखाते हैं कि उनको कैसे पेड़ लगाना है, वो पूरा खाद वगैरह कैसे डालना है, वो सब सिखाते हैं। हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो हमारे पापा जो बहुत काम करते हैं, क्योंकि उनके पास खेती नहीं है, मतलब पानी की सुविधा नहीं है, तो उनके लिए हम हमारी ज़मीन में वो जो ग्राफ्टिंग करते हैं मैंगो का, तो वो पूरा हमारे खेत में लगवा देते हैं। खेती में हम दोनों भाई एक साथ काम करते थे। वो बड़ा भाई जैसा काम बोलेगा वैसा साथ में मैं भी काम करता था। भाई का सबका गुण जो लोगों का बहुत से प्यार से जोड़ता था। हमारा जो पिता पहले गुजर गए, इसके बहुत परेशान थे। मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, काम पे लोगों का संभाल के खेती में काम करके देता थे। मेरे बड़े पिताजी जब छोटे थे, तभी दादाजी का निधन हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़े पिताजी ने वो घर पूरा संभाला, सभी को एक साथ एकजुट करके रखे। आज बड़े पिताजी जब वो खेती में काम करते, वो जो कलम करते, ड्राफ्टिंग करते मैंगो का, काजू का, उनका वो देखकर इतर जो गांव के बाकी के लोग हैं वो भी इंस्पायर होके वो भी काम करने लगे। सच में काशीनाथ जी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें अपनों का, अपने परिवार वालों का ऐसा साथ मिला। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद और भी बातें, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये गरीब किसान जिस प्रकार आगे बढ़ा है, उसी प्रकार आप भी अच्छी खेती करके आगे बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो। ये मेरी आप किसान भाइयों से विनती है। जैसे मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, वैसे आप भी 2 पैसे कमाना शुरू करो और खेती के बारे में अच्छी तालीम हासिल करो। आप जो दूसरों की नौकरी करने जाते हो, उसे कम करने की कोशिश करो। छू आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के काशीनाथ गोविंद जी। काशीनाथ जी ने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की, लेकिन इनका विचार बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी सभाओं में सुना जाता है। हम चाहते हैं कि वो आप भी सुने। काशीनाथ जी, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दें। दोस्तों, ये गरीब किसान जिस प्रकार आगे बढ़ा है, उसी प्रकार आप भी अच्छी खेती करके आगे बढ़ सकते हो, तरक्की कर सकते हो। ये मेरी आप किसान भाइयों से विनती है। जैसे मैं मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, वैसे आप भी 2 पैसे कमाना शुरू करो और खेती के बारे में अच्छी तालीम हासिल करो। आप जो दूसरों की नौकरी करने बाहर जाते हो, उसे कम करने की कोशिश करो और घर की खेती पर ज्यादा ध्यान दो। अच्छी तरह से खेती करो और अच्छी तरह से आगे बढ़ो, अच्छे से तालीम लेके आगे बढ़ो। ऐसा संदेश मैं अपने किसान भाइयों को देकर आपसे इजाजत लेता हूं। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड महामारी के सभी नियमों का पालन अवश्य करें। नमस्कार। नमस्कार।